बच्चों, प्रकृति में सबसे ज्यादा, सभी जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग जो है वो हमारे पास है। हमने इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया है, जहां हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं, अच्छी अच्छी खोज की है। तो कहीं बच्चों हमने इस दिमाग का जो है गलत उपयोग भी किया है। कुछ ऐसी चीजों से बनाए हैं जिनसे कि हमारे जीव जंतु हैं, हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, वो बहुत ज्यादा इससे परेशान हुए हैं। बच्चों, हम एक बंदूक की नोक पर जो है हमसे बड़े से बड़े जीव, जो जिनकी बिना बंदूक के हमारी कोई बिसात नहीं है उनके सामने खड़े रहने की, हम जो है उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, हम उन्हें मार देते हैं। हम हमारे लाभ के लिए, उनके खाल के लिए, अपने शौक के लिए हम जो है उन्हें खत्म कर देते हैं। हम हमारे लाभ के लिए जो है सालों साल पुराने पेड़ जो होते हैं बच्चों, उन्हें काट देते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को खत्म करने के लिए हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमने कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। क्या होते हैं ये देखते हैं हम इन्हें। कि जो सरकार है उनने बहुत सारी जगहों को चयनित किया, बहुत सारे ऐसे वनों को ढूंढा जहां पर जो है विविधता बहुत ज्यादा है, जहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं। उन्हें ढूंढ के जो है उन्हें चयनित करके उन्हें क्षेत्र बना दिया, अपने अंदर में ले लिया, और वहां पर जो है सख्त कायदे कानून लगा दी कि भाई वहां पर जो है आप किसी भी प्रकार की कटाई नहीं कर सकते, है ना। पेड़ों की आप वहां कटाई नहीं कर सकते, आप वहां पर जो है अपने शौक के लिए वहां पर शिकार नहीं कर सकते, आप किसी भी जीव जंतु को कोई भी हानि क्षति नहीं पहुंचा सकते, और साथ साथ में आप वहां कृषि के लिए भी कोई भी जमीन का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार के कठोर नियम बना दिए गए हैं, और अगर आप इन्हें जो है, अगर इन्हें नहीं फॉलो करते हैं, इन्हें नहीं पालन करते हैं, तो आप जो है, आपको क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा, जो भी इसके लिए दंड चयनित कर रखा है। तो इस प्रकार से जो है इन क्षेत्रों को हमने अलग अलग प्रकार से बांटा है। जैसे कि कुछ बनाए हैं हमने वन्य जीव अभयारण्य, कुछ बनाए हैं हमने राष्ट्रीय उद्यान, और कुछ जो है उनको बोला गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या क्या बच्चों? वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब इन्हें जो है इन तीनों को कि किस प्रकार से इनमें हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो है सुरक्षित रहते हैं, इन्हें आगे पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चों, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो जंतु जीव जंतु रहते हैं, ऐसी जगह छाटते हैं जहां पर जिन जंतुओं की संख्या ज्यादा रहती है, और उन्हें जो जंतु जहां रहते हैं उनको उन्हीं के आवास में जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो जहां रहते हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाता है, और उन्हीं उन्हीं के क्षेत्र को जो है सुरक्षा देता है, सुरक्षित करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। इनकी भारत में कुल संख्या कितनी है? 553। इनके कुछ हम अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि घुरखर अभयारण्य, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, ये कहाँ है? गुजरात में है। भद्रा वन्य अभयारण्य, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अब ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में है। तो बच्चों, यहाँ जो है, जो पूरी क्षेत्र है उसमें जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनको सबको सुरक्षित रखा जाएगा। पर अब इसमें कुछ ऐसी जगह भी होती है, अभयारण्य बना दिए जाते हैं जहां पर एक या दो जंतु की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि गुरखड़ अभयारण्य, यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा? वहां गुरखड़ पाए जाते हैं, तो उनके नाम से ही ये अभयारण्य बना दिया जाता है। उनके लिए सख्त नियम कानून बनाए जाते हैं कि आप जो है इनका शिकार नहीं कर सकते, आप इन्हें परेशान नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप दंड के पात्र बनेंगे। इस प्रकार से जो जहां मौजूद रहता है, जो जहां उनका प्राकृतिक घर आवास होता है, उन्हें वहीं पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? वन्य जीव अभयारण्य में हमारी सरकार प्रदान करती है। फिर जो है वन्य प्राणी अभयारण्य में कौन सी क्रियाकलाप शामिल है? बच्चों, ये जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इनमें क्या होते हैं, आसपास बहुत सारे गांव मौजूद होते हैं, तो वहां लोग रहते हैं। तो उनके लिए जो है बच्चों यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, कि जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो पालतू जानवर हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनके लिए घास खिलाने के लिए, चराई के लिए आप उन्हें यहाँ लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे औषधि वाले जो पौधे हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों से क्या ले सकते हैं? औषधि ले सकते हैं, है ना बच्चों।
क्या कर सकते हैं, आपने पालतू पशु जो हैं आपके, उनके लिए आप चराई कर सकते हैं। औषधियां वगैरह जो अगर आपको मिलती हैं यहाँ से, तो आप उन्हें ले सकते हैं। और जो है, आप पेड़ काट नहीं सकते, पर जो सूखी लकड़ियां, जैसे अब वो तो बहुत बड़ा जंगल है, तो पेड़ जो है कुछ सूखे बचते ही हैं, तो अपने ईंधन के लिए जो है जलाऊ लकड़ी वहां से ले सकते हैं, है ना बच्चों। क्या क्या ले सकते हैं, औषधि ले सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं, और जो है वहां से जलाऊ लकड़ी ले सकते हैं। पेड़ काट नहीं सकते, जो पेड़ पहले से ही खराब हो चुके हैं या टूट चुके हैं, जड़ से उखड़ चुके हैं, आप उनसे जो है अपनी लकड़ी ईंधन के रूप में ले सकते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। बच्चों, यहाँ घूमने जा सकते हो आप, अभयारण्य में भी घूमने जा सकते हो, आप उद्यान में भी घूमने जा सकते हो। आपको जो है अनुमति लेनी होगी बकायदा, वहां पर जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनसे आपको अनुमति लेनी होती है या फिर टिकट लेनी होती है। और उसके बाद जो है आप इन्हें जिप्सी या फिर इस प्रकार के साधन से जो है बहुत अच्छी तरीके से इसे घूम सकते हैं, बहुत पास से जानवरों को देख सकते हैं। पर जो है इसमें आपको सारे कायदे कानूनों को जो है वो क्या बोल सकते हैं उसे, कायदे कानून जो है उसे जो है आपको मानना पड़ेगा। और साथ में जो है आपकी गतिविधियों पर जो है वो नजर रखी जाएंगी कि आप ऐसे इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना करें जिससे कि जो है पेड़ पक्षियों को क्षति पहुंचे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको दंड मिलेगा, है ना। तो अब हमारे राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ये भी वही आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं वो स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें जो जहां वो मौजूद रहते हैं उन्हीं पूरे वन को जो है सुरक्षा दी जाती है। उनमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां जो उन्हें क्षति पहुंचाने वाली रहती है वो करना मना होता है। और भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 104 हैं। देखते हैं हम कौन कौन से हैं, कुछ देखते हैं। एक है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है बच्चों, राजस्थान में है। दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये मेरे प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। फिर है तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये है असम। बच्चों 2 या 3 नेशनल पार्क अभयारण्य ये जो है आप याद रखिए, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। तो ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है, जाना जाता है, ये बाघ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या बाघों की मौजूद है। फिर पन्ना जो है बच्चों, पन्ना में 5 तरीके के अलग अलग बिल्लियां मौजूद है, बिल्ली की जो प्रजातियां होती हैं वो मौजूद होती है, इसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो कौन कौन से देखे हमने राष्ट्रीय उद्यान में, एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। दूसरा हमने देखा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। तीसरा हमने देखा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि है असम में। अब हम एक मजेदार तथ्य देखते हैं, फन फैक्ट देखते हैं। क्या फन फैक्ट है बच्चों, कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आरक्षित वन जिसे सरकार ने बनाया था, जिसे सरकार ने चयनित किया था, वो कौन सा था, वो था हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना बच्चों। इसमें मजेदार बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो गुफा मिली जाती है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गुफाएं मिली जाती हैं, उनकी चट्टानों पे बच्चों जो पुराने जमाने में लोग कलाकारियां करते थे ना, उन पे लिखते थे, चित्रण करते थे, जो पिक्चर्स बनाते थे, वो मिली जाती हैं आज तक। देखिए इस प्रकार से कुछ नाचते हुए का, कुछ लड़ते हुए, शिकार करते हुए, जो उस समय की जो गतिविधियां होती थी, किस हिसाब से वो करते थे, वो यहाँ पे उनका चित्रण बना हुआ है। क्योंकि पहले जमाने में इस प्रकार से किया करते थे वो, कि जो भी वो चीजें करते थे उन्हें जो है ऐसे चट्टानों पर जो है उनकी रूपरेखा बनाते थे, उनका चित्रण करते थे। तो ये हमें सहेज के, ये भी एक तरीके से हमारी पारंगत चीज है जो हमें देखने को मिलती है, ऐतिहासिक चीज है। इससे जो है बच्चों हमें पता लगता है कि हम किस प्रकार से जो है आदि मानव का जीवन पहले जो है जीते थे। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, वो है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र।
ये क्या होता है बच्चों, हमने जो उद्यान देखे और अभयारण्य देखे उसमें हमने किन किन को आरक्षित करा, हमने किन किन को सुरक्षा प्रदान करी, हमने जो है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो थे उन्हें दी, और साथ में जो है हमारे जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की थी, आरक्षित किया था। यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो क्षेत्र होते हैं ये बच्चों पूरे वनों को जो जोड़ते हैं, पूरे वन को जो है कवर करते हैं। तो इनमें जो है वहां पे बहुत सारे बच्चों ऐसे आदिवासी भाई भी रहते हैं, हमारे आदिवासी लोग जो हैं, जो पुराने तरीके से आज भी जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कौन रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं जो पुरानी तरीके से आज भी वहां पर अपना जीवन उसी प्रकार से जी रहे हैं जैसे हम पुराने हमारे दादा परदादा से भी पहले का जो जमाना था वो जीते थे उस प्रकार से। ना तो उनके पास फोन होता है, वो अभी भी जो है पेड़ पौधों से मिलने वाले जो चीजें होती हैं, फल फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें खाते हैं, और जैसा पुराने पारंगत तरीके होते थे उसी हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो ये भी बच्चों क्या है, एक तरीके से हमारी धरोहर है, हमें बचाना है, वो अपनी परंपरा को आज तक डाले हुए हैं। तो हम हमारा जो है काम है कि इसे भी हम क्या करें, सहेज के रखें। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं जहां हम जो है इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें जो है बाकी गतिविधियों से जो है बचाते हैं। अब हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं, 18 हैं। कौन कौन से, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है तमिलनाडु में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि है उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि है पश्चिम बंगाल में। अभी हम 3 जो है वो याद कर लेंगे, कौन कौन से, मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि है उत्तराखंड में, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पश्चिम बंगाल में है। बच्चों सुंदरवन की एक खासियत मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर जो बच्चों बाघ पाए जाते हैं ना, वो मांसाहारी होते हैं, वो शिकार तो करते हैं पर वो दूसरे जीवों का शिकार नहीं करते हैं। वो वहां पर पाए जाने वाली जो मछलियां होती है ना बच्चों, सिर्फ उन्हें ही खाते हैं। ये वहां की एक खासियत है कि वहां के जो बाघ हैं वो सिर्फ मछलियां खाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जीव विविधता और संस्कृति को कैसे बनाए रखता है। तो बच्चों वहां पर जो मौजूद हमारी विविधता है, अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी रहते हैं जो औषधियां की तरह काम आते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों बहुत सारे वनों में जो है इस प्रकार की औषधियां मिल रही हैं जो कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों को भी जो है वो ठीक करने के काम आ रही हैं। बहुत सी अलग अलग बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं उन्हें का ठीक करने में काम आ रही है। बहुत से पेड़ पौधे बच्चों जो उनकी संख्या पहले से ही बहुत कम रहती है, वो उनको जो है संरक्षित करता है हमारा कौन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों हमारी विविधता जो है, हमारे अनेक प्रकार जो है इतने सारे, उन्हें जो है आरक्षित कर रहा है, उन्हें बचाने का काम कर रहा है, हमारी संस्कृति बचा रहा है। हमारे आदिवासी भाई जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करके उनकी जो है संस्कृति परंपरा जो है उन्हें उसी ढंग से जीने का माहौल देकर जो है उनके आरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए जो दे रहा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हो रहा है। अब जो बच्चों हम इसमें एक जैव मंडल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वो कौन सा है, वो है हमारा पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों जो हमारा पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये बहुत बड़ा सा है बच्चों। इसके अंदर ही एक सतपुड़ा, अभी हमने पढ़ा था, सतपुड़ा नाम का जो है राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, और साथ में ही बोरी तथा पंचमणि ही नाम का अभयारण्य भी मिलता है। तो हमारा जो पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वहां पर वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही हमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और उसी में बोरी और पंचमणि नाम के 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी है। अब हम जो है एक क्रियाकलाप करते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विशोभित मतलब खंडन करने वाले कारकों की सूची बनानी है।
इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में भी जैव विविधता में विषम यानी कि डिस्टरबेंस जो है यानी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधि की सूची बनाइए, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो हमें जो है जैव विविधता जो है हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों की जो है सूची बनानी है। तो बच्चों पहली क्या हो जाएगी हमारी, बच्चों हम जो है कृषि के लिए बच्चों हम जो है कृषि के लिए बहुत सारी जमीन जो है उसको खत्म कर देते हैं, बहुत सारे जंगल जो है उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम जो है घर और कारखाने बनाने के लिए, हमारे लालच के लिए जो है हम बहुत सारा जो जंगल है पेड़ों को जो है उसकी कटाई कर देते हैं। तीसरा जो है पेपर बनाने के लिए हम अनेकों पेड़ जो है उनको काट देते हैं, वो जो कि बहुत ज्यादा अ, हमारे लिए काम के होते हैं। फिर हम और लिख सकते हैं कि हम जो है शौकीन शिकार जो है शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ अपने शौकीन मिजाज के लिए बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन्हें मार गिराते हैं। फिर हम पांचवा इसमें लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोग पर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किससे मिलता है, जो जीव जंतुओं की खाल से मिलके बनता है। इन चीजों से जो है हमारी विविधता में जो है वो विक्षोभ पैदा होता है। अब इन्हें हम रोका कैसे जा सकता है, हम इसे जो है रोक सकते हैं किससे, हम अपने बच्चों अब इसे रोका कैसे जा सकता है, इसको रोकने का सबसे सही तरीका है कि हम जितना से ज्यादा हो सके हम इसका बच्चों अब इसे रोका कैसे जा सकता है, हम इसे रोक सकते हैं जागरूकता लाके, जागरूकता फैला करके, क्योंकि हमने ये पढ़ा है तो हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ये चीजें जाके बता सकते हैं कि किस प्रकार से अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमारी जो बच्चों अब हम जो है इसे रोक कैसे सकते हैं, हम जो है इसे जागरूकता फैलाकर जो है इसे रोक सकते हैं। हमें ये पता चल गया है, हम ऐसे अनेकों लोगों तक ये जो ज्ञान है इसे बांट सकते हैं कि किस प्रकार से अगर आप पेड़ काटते हो, विनोमलन करते हो, पेड़ काटते हो, विनोमलन करते हो, तो जो है हमारे आगे की पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार से जो है हमारी धरती का तापमान बढ़ जाएगा, हमारी जो मिट्टी है वो सूखी हो जाएगी, उसमें पोषण तत्व की जो है कमी हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो है हमारा उर्वरक जमीन जो है वो किस्म में तब्दील हो जाएगी, वो रेगिस्तान बन जाएगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। हम उन लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। हम जो है दूसरे जीव जंतुओं के प्रति दया भावना लोगों के मन में जागरूक कर सकते हैं कि भाई छोटे से छोटे जीव को भी जिंदगी जीने का अधिकार है, आप उसे सिर्फ अपने शौक के लिए मारे नहीं। हम जो है जागरूकता फैला सकते हैं कि हम ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें जो कि जानवरों के शरीर के या खाल से, उनकी चमड़ी से मिलके से बनी हुई होती है, क्योंकि वो भी अपने आप में जीव होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तभी जाकर जो है बच्चों हम इन चीजों पर जो है नियंत्रण ला सकेंगे। हमारी विविधता को जो है, हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर जो है, इतनी प्रजातियां जो है हर एक चीज की, उसको जो है हम बचा पाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि सुरक्षित वन कैसे असुरक्षित। बच्चों बच्चों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, सरकार के इतने सारे कड़े नियमों के बावजूद भी बच्चों मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन सब के बावजूद हमें अभी भी जो है अतिक्रमण और जानवरों को जो है बच्चों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, सरकार के इतने मापदंड होने के बावजूद भी जो है मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्योंकि बच्चों ये जो क्षेत्र होते हैं, ये जो वन जिन्हें हमने सुरक्षित कर रखा है, ये बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। अगर यहाँ पर जो है हम हर एक छोटी सी छोटी जगह पर जो है हम नजर नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आसपास के जो लोग होते हैं आज भी जो वहां पर अतिक्रमण करते हैं, वहां पर कृषि करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और जो है वहां पे
शिकार करते हैं, जीव जंतुओं को जो है क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे हमने पहले कहा, हम खुद से जब तक नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, हम जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हमें मिलकर जो है हमारी प्रकृति को बचाने का जिम्मा लेना होगा, और हर एक को अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करना होगी। बच्चों बच, बच्चों अभी तक जो है हमने हमारे भाग एक में देखा कि किस प्रकार से विनोमलन यानी कि पेड़ को काटने से, ये तो होता ही है। बच्चों हमने जो है अभी तक हमारे भाग एक में देखा कि किस प्रकार से बच्चों हमने जो है हमारे भाग एक में देखा कि किस प्रकार से पेड़ काटना और या फिर जंगल को हटाने की क्रिया अपने किसी लाभ, बच्चों हमने जो है हमारे भाग एक में देखा कि किस प्रकार से जो है पेड़ काटना और जंगल को हटाने अपने किसी लाभ के लिए किए जाने की क्रिया को विनोमलन कहते हैं। साथ में ही हमने उसके कारण देखे और उसके जो है दुष्प्रभाव देखे कि किस प्रकार से अगर हम पेड़ों को नियंत्रण काटते हैं और उन्हें जो है, बच्चों हमने जो है हमारे भाग एक में देखा कि किस प्रकार से पेड़ों को काटना, जंगल को हटाना अपने किसी लाभ के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो इस क्रिया को विनोमलन कहते हैं। हमने इसके कारण पढ़े और फिर इसके बाद जो होने वाले प्रभाव होते हैं वो जाने कि किस प्रकार से अगर हम बहुत सारे पेड़ जो है उनकी कटाई कर देते हैं, इस पे नियंत्रण नहीं पाते हैं, तो हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाती है और इससे जो है हमारा पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ जाता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, पोषण तत्व जो होते हैं पानी ना मिलने की कमी से कम हो जाते हैं। हमारा जो उर्वरक जमीन है वो किस प्रकार से रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। हमने ये सारी चीजें हमारे भाग एक में जानी। फिर भाग दो में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है हमने हमारी जीव विविधता को सहेज के रख रखा है। कहाँ पर? खूब सारे जंगल और वनों में सहेज के रख रखा है, जिन्हें हमने आरक्षित क्षेत्र माना है। जैसे कि हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा, हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा और हमने वन जंतु अभयारण्यों के बारे में पढ़ा, जहां पर जो है हमने खूब सारे अलग अलग प्रकार के वनों को, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को, जीव जंतुओं को जो है सुरक्षा प्रदान कर रखी है, उनकी सहज के उन्हें रख रखा है। बच्चों अब इस भाग में जो है हम देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतु के बारे में हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कुछ जंतु या प्रजातियां पेड़ पौधों की ऐसी होती है बच्चों जो सिर्फ एक क्षेत्र में पाई जाती है, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। हम उनको भी जो है इस भाग में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्या होते हैं। तो बच्चों जो हमारा जो क्षेत्र होता है उसमें विशेष तरीके से जो ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस क्षेत्र का वनस्पति जात बनाते हैं, और वहां पर जो पाए जाने वाले, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो वहां का क्या बनाते हैं? प्राणी जात बनाते हैं। एक और बार हम इसे पढ़ते हैं कि जो एक क्षेत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो वहां का क्या बनाते हैं? फ्लोरा बनाते हैं, यानी कि वनस्पति जात बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
वनस्पति जात बनाते हैं। और जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जीव जंतु, जो जानवर उस जगह में क्षेत्र में पाए जाते हैं वो वहां का फौना कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे बोले जाए तो प्राणी जात कहलाते हैं, है ना। ये वनस्पति, पेड़ों के लिए वनस्पति नाम आ गया, और जो प्राणी है, जंतु है, उनके लिए प्राणी नाम आ गया। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हम किसका उदाहरण लेंगे? पंचमणि। पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना बच्चों। यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है साल, सागौन, इनमें से दो हम याद रखेंगे। कौन कौन से हम याद रखेंगे? साल और सागौन को। यहाँ पर जो है बच्चों आम बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर जामुन बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। और एक सिल्वर फन, मतलब एक छोटे छोटे से झाड़ियां रहती हैं, ये बहुत ज्यादा मिलती है। अर्जुन ज्यादा मिलते हैं। ये जो है वहां का क्या बना देते हैं? वनस्पति जात बनाते हैं। और जो है जीवों जंतुओं में कौन कौन से मिलते हैं? वहां पे चिनकारा मिलता है, नील गाय मिलती है, बार्किंग हिरन मिलता है, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, अनेक प्रकार के जो है ये जीव वहां पर मिलते हैं, जो वहां की क्या बना देते हैं? प्राणी जात बना देते हैं। तो हम जो है पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के दो दो याद रखेंगे। कौन कौन से? वनस्पति जात में हम याद रख लेंगे साल और सागौन को। आम भी बच्चों आप याद रख ही सकते हो, आम तो सबका सबसे ज्यादा फेवरेट होगा, है ना। और फिर जो है हम प्राणी जात में कौन कौन से याद रखेंगे? चिनकारा याद रख लेंगे, नीलगाय याद रख लेंगे। तो बच्चों समझा, याद करने वाले तो हमने दो दो कर लिए। समझाने का तरीका क्या है कि प्राणी जात और हमारे क्या वनस्पति जात क्या होते हैं? जो एक क्षेत्र में मिलने वाले सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वो वहां का क्या बना देते हैं? वनस्पति जात, पेड़ पौधों की श्रृंखला बना देते हैं। और जो वहां पे मिलने वाले जानवर होते हैं, उस क्षेत्र में मिलने वाले जो जीव जंतु है वो वहां का प्राणी जात बना देते हैं। और हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने जो है पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात और वनस्पति जात को देखा। वनस्पति जात में हमने साल, सागौन, आम, जामुन को देखा। और जो प्राणी जात में है हमने चिनकारा होता है, नीलगाय होती है, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जितने आप याद रख सको याद रख लेना। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों अब आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको वहां पे अब जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आप इस पर जो है विशेष ध्यान रखेंगे कि मेरे आसपास जो है किसके पेड़ सबसे ज्यादा है, और उनको उनकी जो है एक सूची बनाएंगे। और साथ में जो है वहां पर कौन कौन से आपको प्राणी जात, कौन कौन से जानवर आपको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। आप आपके मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि मम्मी आसपास के जो गांवों में किस प्रकार के जो है पेड़ ज्यादा मिलते हैं, जानवर ज्यादा मिलते हैं, और उसकी आप एक सूची बना के रखेंगे। फिर जो है बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि स्पीशीज से आप क्या समझते हैं, प्रजाति से मतलब क्या होता है। तो बच्चों वो जीव जो एक ही समूह के होते हैं, क्या होते हैं? एक ही समूह के होते हैं, और जो है वो एक दूसरे से अंतरजनन करके जो है नए संतान का जन्म दे सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? एक ही स्पीशीज का कहा जाता है। अब इसका जो है हम उदाहरण से समझते हैं इसे, कि जैसे ये बच्चों खूब सारी मछलियां हैं, है ना। तो ये क्या है? अलग अलग तरीके की मछलियां हैं। ये अलग तरह की मछली है, 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 और ये भी अलग तरह की मछली है। पर ये जो दो है ये अपन को थोड़ी थोड़ी एक जैसी दिख रही है, एक जैसी मछली है। तो ये जो बच्चों है ये एक दूसरे के साथ, ये एक ही जाति की है, पर ये अलग अलग प्रजातियां हैं, ये अलग अलग स्पीशीज है। तो ये दोनों मिलके जो है एक नए संतान को जन्म जो है अपनी ही प्रजाति के दूसरी मछली को जन्म नहीं दे सकती। ये जो है ये एक जैसी है, एक ही प्रजाति की है, तो ये अंतर जनन कर अपने ही जैसी मछली को जन्म दे सकती है। तो स्पीशीज से आप क्या समझते हैं? कि वो समूह जो एक दूसरे के साथ अंतर जनन करने में समक्ष हो, और जो है अपने ही जैसा सदस्य पैदा करने के लिए, जनन करने के लिए, संतान करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए और जो है अपने ही जैसे संतान को जो है अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कर सकते हो।
तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, एक ही प्रजाति का बोलेंगे। अब जो है जैसे ये मछली जो है एक ही प्रजाति की है, तो ये एक दूसरे के साथ अंतर जनन कर अपने ही जैसे एक संतान को जन्म दे सकती है। पर ये सभी बच्चों क्या है, एक ही जाति है इनकी, ये क्या है, ये एक प्रकार की मछलियां हैं, सब मछलियां हैं। तो इनके जो लक्षण है, ये जाति तो एक ही है, तो इनके लक्षण सबके एक जैसे होंगे। जैसे कि क्या, कि ये पानी में रहेंगी, फिर इनका जो है इनकी संरचना जो है वो ज्यादातर की एक जैसी रहेंगी। ये सब एक ही प्रकार की, बस इनमें थोड़ा सा अंतर है ना। तो इनकी संरचनाएं जो है, एक ही जाति के सदस्यों की जो संरचनाएं हैं वो एक जैसी रहती है, पर ये जो है एक दूसरे के साथ अंतर जनन करने में समक्ष नहीं होती है, और जो कर सकती हैं वो एक ही प्रजाति की होती है। अब हम देखेंगे बच्चों विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के, जो एक बच्चों विशेष क्षेत्रीय प्रजाति से हम हमारा क्या मतलब होता है, कि वो प्रजातियां बच्चों जो एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो उस क्षेत्र की विशेष होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंगारू होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ पर भी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती हैं, या फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वन या एक जंगल में ही मिलती हैं, एक राज्य में ही मिलती हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो होती हैं वो पेड़ या पौधे की, उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है, यानी कि एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में किसके लेंगे, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण लेंगे। यहाँ पर जो है विशेष तरीके से जो यहीं पे मिली जाती है वो कौन कौन सी है, वो है साल। हम पहले पेड़ पौधे देख लेते हैं कि साल, जंगली आम जो है बच्चों यहाँ पर मिलते हैं, सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। फिर जानवरों जीव जंतुओं में देखते हैं तो बीसन, भारतीय विशाल गिलहरी, बहुत बड़ी सी गिलहरियां, और उड़ने वाली गिलहरियां जो होती हैं बच्चों वो कहाँ पाई जाती हैं, वो जैव मंडल पंचमढ़ी के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में विशेष तौर पर जो है पाई जाती है। प्राकृतिक तौर पे ये सिर्फ यहीं पे पाई जाती है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कैसे संकटापन्न हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों कि ये जो है एक ही क्षेत्र में मिलती है ना, अगर ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में मिल रही है, एक ही राज्य में मिल रही है, तो इनके जो है लुप्त होने के जो क्या होने के, लुप्त होने के जो बच्चों अब हम देखेंगे कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कैसे संकटापन्न हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है वो एक ही क्षेत्र में, एक ही राज्य में मिलती हैं। तो अगर वहां पे इनका बहुत ज्यादा अगर शिकार हो गया किसी प्रकार से, इनका बहुत ज्यादा, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कैसे संकटापन्न हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि हमारी जो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति होती है वो एक ही क्षेत्र में मिली जाती है ना, या फिर किसी एक राज्य में एक जगह पर मिली जाती है। अगर इनका वहां पर बहुत ज्यादा शोषण हो गया, बहुत ज्यादा जो है वहां पे इनका शिकार हो गया, बहुत मात्रा में जो है ये मर गए, या फिर जो है इनके प्राकृतिक आवास के साथ छिड़काव हुआ, जहां ये रहते हैं उनके आवास के साथ कुछ छिड़कानी हो गई, उनके जो आवास है उन्हें खत्म कर दिए गए, उन जंगल जहां ये रहते हैं उन जंगलों को अगर हमने नष्ट कर दिया, तो ये जो है इनकी संख्या एकदम से जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और अब ये जो है कहीं और पाई नहीं जाती। तो इनके संकट होने का, इनके अस्तित्व को के लुप्त होने का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन पे जो है लुप्त होने का खतरा दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा होता है। क्या कारण होते हैं इनके, अगर इनका बहुत ज्यादा शिकार हो गया, या फिर इनका जो प्राकृतिक आवास जहां पर ये रहते हैं उनके साथ जो अगर हमने छेड़खानी की, उनको जो है उन जंगलों को खत्म कर दिया, या उन जंगलों में इनका बहुत ज्यादा शिकार कर लिया, तो इन पे लुप्त होने के खतरे अस्तित्व पे ज्यादा रहते हैं। अब क्या आपको पता है, चलो देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। क्या, कि भाई बहुत सारे जो संकटापन्न वन्य जंतु हैं जिनकी जो मात्रा है बच्चों बहुत ज्यादा कम हो गई है, उनकी जो संख्या है वो जितनी होनी चाहिए उन जीव जंतु की उतनी नहीं है। वो जंतु जैसे कि उनके नाम हो जाएंगे काले हिरण, श्वेत आंखों वाले, सफेद आंखों वाले जो हिरण होते हैं वो, फिर हमारी हाथी, सुनहरी बिल्ली, ये सुनहरी बिल्ली कितनी प्यारी लग रही है ना, फिर गुलाबी सर वाली बतख, ये गुलाबी सर वाली बतख है हमारी,
पिंक सर है इनका, है ना। फिर घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि जो है बच्चों ये संकटापन्न जंतु है, यानी कि इनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, कम हो गई है। किस कारण? या तो इनका बहुत ज्यादा शिकार हुआ है, या फिर जो है इनके आवास में दिक्कतें आई हैं, हमने इनके आवासों में जो है क्षति पहुंचाई है, जिनके कारण ये बहुत ज्यादा मृत हो गए हैं, या फिर इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये जितने भी जंतु हैं ये हमारे बहुत सारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में जो है सुरक्षित और संरक्षित है। जिन कामों के लिए हमने ये बनाया है वो चलो काम आ रहे हैं। इनमें हमारे इस प्रकार के जितने भी संकटापन्न जंतु हैं इनको हमने सहेज के रख रखा है, और कोशिश की जा रही है कि इनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी हो, और उसके लिए काम भी किए जा रहे हैं। फिर बच्चों सिर्फ हमारे जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु पेड़ पौधे ही सुरक्षित नहीं रहते हैं, वहां पे बहुत अनूठे जो है दृश्य जो होते हैं वो भी रहते हैं। बहुत बड़े बड़े समतल वन, मतलब एक जैसे एक ही लेवल के जो है, एक ही एक जैसे जो है वन, बड़े बड़े वन जो है वो बने हुए हैं, साथ में उसमें से नदियां बहती हैं, ये सारी चीजें भी जो है वहां पर सुरक्षित रख रखी है, मतलब संरक्षित करके रख रखी है। अब बच्चों एक प्रश्न आता है कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर होता है। आप बताइए। ये तो हो गया हमारा चिड़ियाघर, और ये है हमारा, देखो इसमें सब कितने खुश दिख रहे हैं आपको, है ना, सब उछल कूद करते हुए दिख रहे हैं। ये है हमारा वन्य प्राणी अभयारण्य। तो अब आपको बताना है कि इनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप देख के बता दीजिए यहाँ पे कितने दुखी दुखी से लग रहे हैं। बस ये जो है हमारा बंदर मोटू जी, ये थोड़े से खुश दिख रहे हैं, बाकी के सब आपको दुखी दिख रहे हैं। यहाँ आपको सब खुश दिख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो जो लिखने वाले अंतर है अब हम वो देखते हैं कि जो जू होता है बच्चों, वहां पर अलग अलग जगहों से जो है जीव जंतुओं को लेके आया जाता है और उन्हें रखा जाता है, किसमें? प्रदर्शन में रखा जाता है, ताकि वहां के आसपास के जो लोग हैं उन्हें देख सके। फिर वन प्राणी अभयारण्य में क्या होता है कि जो जीव जहां पर रहते हैं बच्चों उन्हें वहीं पर रहने दिया जाता है, उन्हें वहीं पर जो है सुरक्षित रखा जाता है और संरक्षित करके संरक्षण दिया जाता है। दूसरा हमारा इसमें क्या वो हो सकता है अंतर कि जू में जो है जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं वो एक या दो होते हैं, वो अपने साथी के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो है सब अपने झुंडों में रहते हैं। बच्चों चिड़ियाघर में जो रहते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रहते हैं, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से ले जाके एक दूसरी आवास में रखा जाता है। हमारे वन्य प्राणी में जो जीव रहते हैं वो जहाँ पर उनकी जो प्राकृतिक आवास जो जहाँ पर वो रहते हैं उन्हें वहीं पर रखा जाता है। और फिर जो है जू में, चिड़ियाघर में उनके खाने की व्यवस्था हम करते हैं, जबकि जो वन्य प्राणी अभयारण्य में जो जंतु होते हैं वो अपना खाना खुद उपलब्ध करते हैं, खुद शिकार करके अपना खाना खाते हैं। अब एक बुद्धिशीलता का प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न है कि क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास यानी कि आर्टिफिशियल सेटिंग, जैसे कि क्या हमने क्या देखा था, चिड़ियाघर, कृत्रिम आवास यानी कि चिड़ियाघर में रह सकते हैं। आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से है अथवा प्राकृतिक आवास में अधिक आराम से है? अब इसमें जो है बच्चों हम अपने आप से इसका उदाहरण ले लेते हैं कि हमें जो है एक कमरा दे दिया है, बहुत सुंदर सा जो है कमरा दे दिया है, उसके बाहर ताला लगा दिया है, अंदर आपको बोला है कि आपको समय समय पे बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया जाएगा, पर आपको आपके मम्मी पापा से मिलने नहीं दिया जाएगा, पर आपके सुख सुविधाओं का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप वहां रहोगे या फिर आप आपके घर में रहोगे जहां पर जो है आप आपके मम्मी पापा के साथ रहोगे, आपके आसपास आपके रिश्तेदार रहेंगे जो आपके जैसे रहते हो। फिर जो है आपको, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, आप घूम आ सकते हो। तो बताइए बच्चों आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप खुश कहाँ रहेंगे, वहां चार दीवारी में या फिर आप अपने घर में खुश रहेंगे? मुझे लगता है सभी लोग जो है वो अपने घर में रहना पसंद करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से जो है बच्चों जंतुओं में भी वो लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में रहना पसंद करते हैं, और अपने हिसाब से अपना खाना शिकार करना पसंद करते हैं, ना कि जो है ऐसे चार दीवारी के अंदर कैद होके दूसरे लोगों को देखना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने दुखी से लग रहे हैं, है ना। तो अगर आपका सोचना भी यही है
तो बच्चों हमें तो लगता है कि भाई जंतु जो है प्राकृतिक आवास में वो जहाँ रहते हैं वहां पर ज्यादा आराम से और खुश रह सकते हैं। बच्चों अभी तक जो है हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अभयारण्यों, उद्यानों और हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में हमने हमारी संस्कृति विविधता को जो है संरक्षित किया हुआ है, हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है उन्हें वहां सुरक्षित कर रखा है। फिर जो है हमने देखा था कुछ विशेष क्षेत्रीय जातियों को कि जो हमारे क्षेत्र में आसपास मिलने वाली पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। और जो है हमारे आसपास के जीव जंतु जो हम वहां पे सबसे ज्यादा मिले जाते हैं वो वहां के क्या बना देते हैं, वहां का प्राणी जात बनाते हैं। इस प्रकार से जो है हमने किसका देखा था, हमने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में देखा था। वहां पे वनस्पति जात में हमने देखा था साल और साथ में इसके देखा था हमने जंगली आम। फिर हमने जो है वहां के प्राणी जात में देखा था उड़ने वाली गिलहरी, बड़ी सी जो है गिलहरियों को देखा था हमने और साथ में बिसन को देखा था। अब इस भाग में जो है ये क्या थे बच्चों, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां देखी थी जो एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। अब हम जो है देखेंगे संकटापन्न जंतु, यानी कि बच्चों बच्चों वो जंतु जो जिनकी संख्या अब बहुत ज्यादा कम हो गई है किन्हीं कारणों की वजह से, और अब जो है वो इस स्थिति में हो गए हैं कि अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय में जो है वो लुप्त हो जाएंगी, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे जंतुओं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जंतु हैं जो संकटापन्न है। हम जो है एक बार और पहले जान लेते हैं कि संकटापन्न जंतु क्या होते हैं। तो बच्चों वो जंतु जिनकी जो संख्या है वो जितनी होनी चाहिए उससे अब बहुत कम हो चुकी है, और अब वो इतनी कम हो चुकी है कि अगर हमने उन पे नियंत्रण नहीं किया, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए काम नहीं किए, तो वो क्या हो जाएंगी, वो विलुप्त हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखा कि पहले के जमाने में जो है सालों पहले कौन हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे, जो कि क्या हो चुके हैं, अब बहुत समय पहले से विलुप्त हो चुके हैं। अब वो जो है इस धरती पे पाए नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे जो जंतु हैं वो संकटापन्न है, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उनकी संख्या कम होने के कारण क्या है बच्चों, कारण ये है कि या तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है उनका क्या हुआ हो, शिकार हुआ हो, जिसकी वजह से उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई हो, या फिर जो बच्चे हैं उनके आवास, उनके जो प्राकृतिक आवास जहाँ पर वो रहते हैं, जिन वनों में वो जो रहते थे उनको जो है वो नष्ट कर दिया गया हो, जिससे कि अधिक मात्रा में जो है उनकी मृत्यु हो गई हो, या वो इधर उधर चले गए हो, तो सूखेपन की वजह से जो है वो मर गए हो। तो इन कारणों की वजह से इनकी संख्या जो है वो खत्म हो गई हो। या फिर एक और कारण हो सकता है कि उनसे भी जो ताकतवर जानवर जो है जो उन्हीं के भोजन पे अपना श्रेय लेता है, उन जानवरों को उस वनों में में चले जाना या उनको उन वनों में डाल देना, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो खाने का जो काम होता है वो कम हो जाता है, और वो जो है भूख के कारण भी मर जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से जो है संकटापन्न जंतु बने। अब क्या केवल बड़े जंतु का ही विलुप्त होने का खतरा होता है? नहीं बच्चों, बड़े जंतु तो फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, शिकार से अपने आप को बचा सकते हैं, पर जो बच्चों छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं जैसे कि सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू, ये भी जो है बच्चों इनके भी विलुप्त होने के जो चांसेस होते हैं। जो बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है? नहीं बच्चों, बड़े जंतु तो फिर भी बच जाते हैं, जो हमारे छोटे प्राणी होते हैं उनके भी विलुप्त होने की जो संभावना होती है वो कई ज्यादा होती है। जैसे कि सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू जो होते हैं उन्हें हम बहुत आसानी से मार देते हैं, पर बच्चों हम ये भूल जाते हैं कि इनका जो है हमारे पर्यावरण को चलाने में, प्रकृति को चलाने में बहुत अहम योगदान होता है। ये बहुतों के खाने बनते हैं और बहुतों को खाना लेते हैं। बच्चों हम देखेंगे कि क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है?
नहीं बच्चों, जो छोटे जीव होते हैं उनके भी विलुप्त होने की संभावना बड़े जंतुओं के मुकाबले और ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बहुत आसानी से मारा जा सकता है। तो हम जो है सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू जैसे को बहुत आसानी से मार देते हैं, पर हम बच्चों ये भूल जाते हैं कि इनकी जो है पर्यावरण में, प्रकृति में बहुत अहम रोल होता है, इनका बहुत अहम किरदार होता है। और अगर हम इन्हें मार रहे हैं तो हम प्रकृति में बहुत कुछ फेर बदल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का खाना बनते हैं और बहुत लोगों को अपना खाना बनाते हैं। और जो है ये इनसे अपना पारी तंत्र में बहुत ज्यादा महत्व होता है, हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इनके विलुप्त होने से सिर्फ इनको ही खतरा नहीं होता है, हमारी जो प्रकृति है उन्हें भी बहुत बड़ा खतरा रहता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। ये लाल कलर की पुस्तक होती है। लाल कलर की क्यों होती है? क्योंकि लाल कलर क्या बताता है? खतरा बताता है। इसमें जो है बच्चों, जितने भी अपने संकटापन्न स्पीशीज, प्रजातियां हैं ना, जो खत्म होने की कगार पे है, जिनकी संख्या जो है कम है, उनके बारे में लिखा होता है। ये पौधों के लिए अलग से होती हैं, पौधों की रेड डाटा बुक पुस्तक अलग होंगी, हमारे जंतुओं की अलग होंगी, और अन्य अलग अलग प्रजातियों की जो है ये अलग अलग पुस्तकें होंगी। हर एक देश जो है ये इसको बना के रखता है और इसमें जो है जानकारी देता है कि किस प्रकार से कौन कौन से संकटापन्न स्पीशीज जो है वो पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सब जो है इसमें जानकारियां रहती हैं। किसमें रहती है? रेड डाटा पुस्तक में। ये सब के लिए पौधे, जंतु, अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग होती हैं, और इसमें किसकी जानकारी होती है? संकटापन्न स्पीशीज की जानकारी होती है। ये आपको याद रखना है। फिर हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला। बच्चों ये एक पूरी श्रृंखला क्रम होती है, क्रम से इन्हें जोड़ा जाता है कि कौन किसको खाता है। ये जो है हमें बताता है कि किस प्रकार से जो प्रकृति है वो चलती है आहार के हिसाब से। तो जैसे हम एक आहार श्रृंखला को देखते हैं, इसमें क्या है बच्चों? आहार श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? पेड़ पौधे, ऐसे जंतुओं से शुरुआत होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे ही बना सकते हैं, तो पेड़ पौधों से इनकी शुरुआत होती है। और खत्म किस पे होते हैं बच्चों? ये सबसे ताकतवर शिकारी प्रजाति होती है उस पे खत्म होते हैं। और उससे भी एंड जो होता है, इसका अंत होता है, वो किस पे होता है? सूक्ष्म जीवों पे होता है, जो कि मृत जीव जो होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनका अपघटन करके, उनको जो है मिट्टी में लीन करके, उनके सारे खनिज तत्वों को जो है मिट्टी में मिला देते हैं, पंच तत्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पहले क्या, फूल पत्तों को कौन खाता है? चूहा खाता है। चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को जो है वो कौन? चील खाता है। ऐसे बच्चों ये बहुत सारी, सिर्फ एक श्रृंखला इस प्रकार नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। जैसे यही पेड़ को चूहा भी खा रहा है, यही पेड़ को जो है खरगोश भी खा रहा है ना। खरगोश ने खाया, खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खाती है। लोमड़ी को कौन खाता है? भालू खाता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग चेन जो है वो एक ही श्रृंखला जो है वो एक ही से चालू हो सकती है। ये फिर अलग अलग भी हो सकती है। जैसे सांप है, चूहे को जो है सांप भी खाता है, चूहे को जो है बिल्ली भी खाती है। ऐसी ये एक दूसरे से बहुत सारी अलग अलग श्रृंखला जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, संजाल रहती है ना। फिर हमने देखा, और इनके जो खत्म होगा वो किस पे होगा? वो हमेशा शिकारी प्रजाति पे खत्म होगा, जैसे भालू हो गए, चील हो गए। फिर एक और हम देख लें कि पेड़ पौधों को कौन खाता है? हिरण खाता है। हिरण को जो है कौन खाता है? शेर खाता है। शेर जो है जब मर जाता है तो उसके जो शरीर है उसको या तो चील खा जाती है, या फिर जो है सूक्ष्म जीव उसका अपघटन कर देते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और फिर हमने देखा कि जो हम क्या करते हैं, हम सांप, बिल्ली और इनको खत्म कर देते हैं, तो हम बहुत सारी जो श्रृंखला होती है बच्चों, आहार श्रृंखला जो होती है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जीव को जो है वो हम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं, फिर ये सांप होते हैं, इनको हम बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। तो इनसे जुड़ी जो आहार श्रृंखला है बच्चों, वहां पे मैंने वो शब्द नहीं बोला था क्योंकि आपको उस समय वो समझ नहीं आता। तो ये जो आहार श्रृंखला है बच्चों, वो जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अगर आप इनमें से इन जीवों को जो है खत्म कर रहे हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि पारितंत्र क्या कहते हैं। तो बच्चों जब किसी भी क्षेत्र में सजीव, यानी कि जो जीवित
प्राणी रहते हैं। सजीव में कौन कौन आते हैं? हमारे सारे पेड़ पौधे आते हैं, है ना। फिर कौन आएगा? हमारे सभी जीव जंतु, और वो जंतु भी जो हमें दिखते नहीं है, मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, जो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। ये सभी जो है ये किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। तो सभी सजीव प्लस निर्जीव, निर्जीव बोल सकते हैं या फिर अजैव बोल सकते हैं, ये सब मिलके जो संयुक्त रूप से एक जगह रहते हैं, तो उस जगह वो क्या निर्माण करते हैं? एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इको सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे कि ये एक तरीके का इकोसिस्टम है, ये पारितंत्र है, इसमें पेड़ पौधे भी पाए जा रहे हैं, जीव जंतु भी पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी पाए जा रहे हैं, और ये किसकी सहायता से यहाँ पे रह रहे हैं? ये हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये एक तरीके से क्या है? ये अपने आप में एक पारितंत्र है, यानी कि एक इकोसिस्टम है। ऐसे ही बच्चों सिर्फ आपको आप ये नहीं कह सकते कि पारितंत्र यानी बड़ी सी एक जगह जहां पर ये सब चीजें रहती हैं। एक बच्चों पानी की एक छोटी सी बूंद भी अपने आप में एक पारितंत्र है। कैसे है? उसके अंदर जो निर्जीव चीज पानी मिल रही है, उसमें छोटे छोटे से जो है सजीव के नाम पे क्या मिलेंगे? सूक्ष्म जीव मिलेंगे। तो उसमें देखा जाए तो एक छोटी सी बूंद भी जो है अपने आप में क्या है? एक पारितंत्र है। अब बच्चों हम देखेंगे कि प्रवास यानी कि माइग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों क्या, अब बच्चों हम जो है माइग्रेशन पढ़ते हैं यानी कि प्रवास पढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों के कुछ पक्षी जो होते हैं वो जहाँ रहते हैं वहां पे जब स्थिति अनुकूल हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरने पड़ जाती है या वहां पे कुछ सूखा पड़ जाता है, तो वो जो है वहां से चले जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं और किसी और स्थान पे कुछ समय के लिए आ जाते हैं, और फिर वहां रहते हैं दूसरे स्थान पर, और जब वहां की स्थिति वापस से सही हो जाती है तो अपनी जगह पर, अपने देश में वापस चले जाते हैं, अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। इसमें हम उदाहरण लेंगे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का। बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रवास यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों क्या होता है, बहुत सारे पक्षी जहां पर रहते हैं वहां पर उन्हें जो है कभी कभी स्थितियां जो है अनुकूल हो जाती है, उनके हिसाब से रहने के लिए नहीं होती है। वहां पे बहुत ज्यादा या तो ठंड हो जाती है, बर्फ हो जाती है, या फिर जो है वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए किसी और स्थान पे चले जाते हैं। फिर जब वापस से स्थितियां सही हो जाती हैं तो वो अपनी जगह पर वापस लौट आते हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेंगे, किसका उदाहरण लेंगे? हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य का उदाहरण लेंगे। अभयारण्य का उदाहरण लेंगे। बच्चों यहाँ पर जो है साइबेरियन क्रेन नामक एक पंछी का जो झुंड होता है वो आता है। वो रहते कहाँ के हैं? वो पूर्वी एशिया में रहते हैं। वो वहां से जो है जब वहां बहुत ज्यादा ठंड गिरने लग जाती है तो बच्चों फिर ये राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पर 3 से 4 महीने रहने के लिए आते हैं। यहाँ पर अपने अंडे देते हैं, क्योंकि अंडे अगर वो वहां पर देंगे, उस समय मौसम में देंगे, तो जो अंडे हैं वो जो है ज्यादा ठंड के मारे जो है वो बन नहीं पाएंगे। इसलिए जो है वो अंडे देने के लिए वो यहाँ पर आती है, यहाँ पे अंडे देती है। शीत ज्यादा, बच्चों हम जो है अब पढ़ेंगे प्रवास यानी कि माइग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों बहुत सारे पक्षी जो है जहां पर रहते हैं वहां पर कभी कभी स्थितियां जो है वो अनुकूल हो जाती है, उनके रहने के हिसाब से नहीं होती है, तो वो कुछ समय के लिए किसी और स्थान पे चले जाते हैं। उनका पूरा जो झुंड होता है वो किसी और स्थान पे चला जाता है, और फिर जब स्थितियां वापस से सही हो जाती है तो अपनी जगह जो है वो वापस लौट जाते हैं। हम इसका उदाहरण देखेंगे भरतपुर पक्षी अभयारण्य में, है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की जो पक्षियां होती हैं जिन्हें साइबेरियन क्रेन्स कहा जाता है, ये पूर्वी
पूर्वी एशिया में रहने वाली होती हैं। ये जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड गिर जाती है ना बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आती हैं, जो कि राजस्थान में है। कितने महीने के लिए? 3 या 4 महीने के लिए यहाँ पे आती है। इनके कारण क्या होते हैं बच्चे? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा या तो ठंड गिरती है, इसलिए मौसम अनुकूल हो जाता है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा सूखा गिर जाता है, इसलिए जो है पक्षी क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, ताकि जब वो अंडे दे तो उनके अंडे जो है वो खराब ना हो। अगर ज्यादा ठंड होगी तो वो अंडे जो है वो, उनमें से जो पक्षी है वो निकल नहीं पाएंगे, वो बन नहीं पाएंगे, उन्हें गर्मी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण वो मृत हो जाएंगे। तो अपने अंडे देने के लिए भरतपुर में भी अंडे देने के लिए आती है, 3-4 महीने रुकती हैं, यहाँ पे अंडे देती हैं, और फिर जैसे वहां पे जो चीजें हैं वो वापस कूल हो जाती हैं, तो वापस वहां पे वो चली जाती है। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो भी प्रवास करते हैं। अगर हम उनके जो है आवासों के साथ छेड़खानी कर देते हैं, उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं, तो वहां पर जो है पेड़ों की या फिर बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं, वनोन्मूलन कर देते हैं, तो वहां सूखा पड़ जाता है, खाने की कमी हो जाती है। तो बहुत सारे जो जीव जंतु है वो प्रवास करते हैं, वो दूसरी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें खाने की व्यवस्था मिलती है, फिर वो वहां रहना शुरू करते हैं। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं, देखिए अब फिर से हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं, कि बच्चों 1 टन कागज, 1 टन यानी कि 100 किलो कागज, है ना। कागज तो कितना हल्का होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी है। क्या आप जानते हैं, देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं, है ना, कि बच्चों 1 टन कागज, 1 टन कागज यानी 100 किलो कागज जो होते हैं, कागज कितना हल्का होता है बच्चों, इससे आप लगा सकते हैं 100 टन जो 1 टन जो है वो बहुत ज्यादा कागज नहीं होता है। उसको बनाने के लिए हमें पूरे 17 विकसित यानी बड़े बड़े पेड़ों को जो है काटना होता है। तो बच्चों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कागज है वो तो हमारे जीवन में, जीवन शैली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताब हो, पुस्तक हो, या फिर अखबार हो, इन सब के काम में हमें क्या काम आता है? अखबार, पेपर काम आता है। तो पेपर जो है हम कितना ज्यादा अधिक प्रयोग करते हैं, उसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो कितना ज्यादा यूज होता है। तो बस इतने से कागज हमें उसके लिए 17 वृक्ष काटने पड़ते। तो सोचिए जो 1 हफ्ते में ही हम जो कागज इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके लिए हमने कितने सारे पेड़ों को जो है काटा होगा। यानी कि हमें जो है बच्चों किसी चीज की करें ना करें बचत, हम जो है कागज की बचत तो हमें करनी ही चाहिए। क्योंकि ये बच्चों हमने देखा उसमें भी, जैसे हमने जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए देखा, तो उसमें हमने पढ़ा कि हम व्यक्तिगत तौर पे भी जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा। पर यहाँ तो आप सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर से अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उपयोग कम कर रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कागज है वो हम सब यूज करते हैं, सब उपयोग करते हैं, और अगर सभी ने इसका उपयोग जो है कम किया, तो हम बहुत सारे पेड़ों को जो है बच्चों कटने से बचा सकते हैं। पर बच्चों इसका सबसे एक अच्छा कारण, अच्छी चीज ये होती है कि जो कागज होता है उसका जो है पुनः चक्रण हो जाता है। मतलब एक कागज को आप कम से कम 5 से 7 बार जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका चक्रण करने से। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो क्या कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कटने से बचेंगे, बहुत सारे पेड़ों को जो है हम बचा सकेंगे। साथ में दूसरा काम ये होगा कि जो पेपर बनने के लिए जो बहुत सारे रसायन, हानिकारक रसायन का इस्तेमाल होता है, वो जो है वो कम होगा, उसकी भी बचत होगी, हम कम से कम रसायन इस्तेमाल में आएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें पुनः चक्रण किसका करना चाहिए? कागज का करना चाहिए, ताकि जो है हम हमारे पेड़ पौधों को बचा सके और इन रसायनों से भी हमारे शरीर को बचा सके। पर बच्चों मैंने कहा है कि बचत करें, तो हाँ बच्चों, मैम आपने बोला है बचत करेंगे, तो ठीक है मैम, आज से जो है हम पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जितनी कॉपी पेन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, किताबों का इस्तेमाल करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, खूब लिखना पढ़ना है। पर जो है हमारा जो पेपर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या करना है? पुनः चक्रण करना है, ताकि उसे जो है वापस से हम उपयोग में ले सके। ज्यादा से ज्यादा रद्दी में जो है कागज को देना है, उसे ऐसे व्यर्थ नहीं करना है। इसका ये अर्थ होता है, इसका गलत अर्थ ना समझें। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि पूर्ण पूर्ण क्या, अब हम देखेंगे बच्चों पूर्ण वर्ण रोपण क्या होता है।
तो बच्चों, जब जागे तब सवेरा होता है। हम जो है हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आज से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दो, तो आप आपकी गलती को सुधार सकते हो। ऐसे ही जो हमने प्रकृति को क्षति पहुंचाने की जो एक भयंकर सी गलती की है, उसको हम जो है ठीक कर सकते हैं। जो हमने जितने पेड़ काटे हैं उनको अगर हमें वापस वापस सहेज के रखना है, उन फॉरेस्ट को, उन वनों को वापस बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है जितने पेड़ काटे हैं उन्हें उतने ही पेड़ वापस से लगाने होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत ज्यादा वृक्षारोपण करना है, जितने पेड़ लगा सके। कम से कम लोगों में ये चीज फैलानी है, ये चीज का जागरूकता फैलानी है कि भाई जो है इंसान अपने जीवन में एक पेड़ तो लगाए ही लगाए। अगर इस प्रकार से हमने किया। बच्चों, जब जागे तब सवेरा होता है। हमने जो है जो गलतियां की है हम उसे सुधार भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आज से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी तो बच्चों, जब जागो तब सवेरा होता है। हम जो है अगर हमने कोई गलती की है तो हम उसे सही टाइम पे सुधार भी सकते हैं। बच्चों, जब जागो तब सवेरा। अगर हमने कोई गलती की है तो हम उसे सुधार भी सकते हैं समय रहते। तो अगर जैसे आप पढ़ाई करना बंद कर चुके हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, तो आज से जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपकी गलती अपने आप सुधर जाएगी। तो उसी प्रकार जो हमने प्रकृति को खराब करने की जो एक गलती की थी, हमने जो बहुत सारे पेड़ काटने की जो गलती की थी, हम उसे सुधार सकते हैं। क्या करके? पूर्ण वन रोपण करके, वन मतलब कि वापस से वृक्षारोपण करके। जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही पेड़ हम उगा कर जो है उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? और ये एक बहुत अच्छा सुझाव भी होता है कि अगर आगे जाकर भी अगर हमें कोई घर या फिर कारखाने बनाने के लिए हम जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे अगर हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसी जगह पर जो है उसी प्रजाति के उसके आसपास वैसे ही पेड़ लगा दें। तो क्या होगा? जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही जो है हम क्या कर रहे हैं? वापस उगा रहे हैं, बना रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। है ना बच्चों? तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है जो आजकल लोग करते भी हैं। बहुत जगहों पर इस प्रकार से होता है कि जहाँ पर रोड बनाए जाते हैं वहां पर सरकार तो खुद ही जितने पेड़ काटती है, जहाँ पे रोड खत्म होता है उसी जगहों पर से वापस से ही उतने पेड़ जो है इतने कितने ही लगाती है। और बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम अपने व्यक्तिगत तौर पे भी ये चीज अपना सकते हैं और साथ में जो है सामाजिक तौर पे भी इसे अपना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसका क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं कि हर एक को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जो है वो तो लगाना ही चाहिए और उसकी देखभाल भी अपने जीवित रहते करनी चाहिए, ताकि जो है हम अपनी अगली पीढ़ी को जो है परेशान ना करें। हमारी गलतियों की जो सजा है वो हमारी अगली पीढ़ी को ना मिले। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो जो वृक्षारोपण ही वही हमारा एकमात्र विकल्प है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करनी चाहिए, ताकि हम हमारी गलती को सुधार सके। जो हमने खूब सारा विनोमलन जो सालों से हम जो करते आए हैं उसकी जो गलती है वो हम सुधार सके। अब हम देखेंगे बच्चों प्राकृतिक रूप से भी वापस से पूर्ण वनारोपण कैसे होता है। बच्चों, ये प्रकृति है, ये अपने आप को वापस संभालना जानती है। अगर बच्चों आपने जो एरिया खत्म किया है, जो क्षेत्र आपने वहां से पेड़ काट दिए हैं, जो क्षेत्र आपने बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, उजाड़ चुके हैं, आप उसको वैसा की वैसा ही छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद जो है प्रकृति अपने आप को ठीक करती है और जो है वापस से अपने पेड़ पौधे जो है अपने आप वहां पर उग जाते हैं। मानव गतिविधि वहां पर एक भी नहीं करनी होती है। अगर ऐसा हम उस जगह को वापस से ऐसा के साथ छोड़ देते हैं तो वो अपने आप को पुनः स्थापित कर लेता है। अब बच्चों,
हम जो है एक बहुत सफलतापूर्वक किया गया परियोजना कार्य को देखेंगे, जो कि हमारी भारत सरकार ने किया था और वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। क्या हुआ था बच्चों के जो हमारे बाघ थे, बाघ की जो संख्या थी वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो गई थी। किस कारण से? क्योंकि इनका जो है बच्चों शिकार बहुत हुआ, और साथ में शिकार शिकार तो हुआ ही हुआ, साथ में इनको इसलिए भी मारा गया क्योंकि इनकी खाल से जो है बच्चों बहुत सारी चीजें बनती हैं, पर्स वगैरह बनते थे, इनकी जैकेट्स वगैरह बनते थे, इसलिए जो है बच्चों इनका बहुत शोषण हुआ, इनको बहुत ज्यादा मारा गया, बहुत ज्यादा मरे ये, जिनसे इनकी संख्या जो है उनमें बहुत ज्यादा जो है कमी आ गई। तो जब ये बहुत ज्यादा संकटमय हो गए तो फिर इनके ऊपर जो है एक अलग से परियोजना चलाई, जिसमें इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। अलग अलग जो है संरक्षण वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे अभयारण्य है, उद्यान है, उनमें इन बाघों पे विशेष करके ध्यान रखा गया और इनकी जो है वापस से संख्या में बढ़ोतरी की गई। और ये बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि असलियत में भी इनमें जो है इनकी संख्या में धीरे धीरे जो है वृद्धि देखने को मिली, और ये संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण पेश हुआ कि किस प्रकार से जो है हमने हमारे बाघों की संख्या जो है वापस से पुनः स्थापित करी। अब हम बच्चों एक नियम पढ़ेंगे जिसके तहत जो दंड मिलते हैं ना हमें, कि अगर आप इस प्रकार से किसी भी जीव का शिकार करते हो या सुरक्षित क्षेत्र में आप ऐसी कोई सी घटना करते हो जो आपको वहां नहीं करनी होती है, तो उसमें जो आपको दंड मिलता है वो इस अधिनियम के तहत मिलता है। क्या हुआ था बच्चों, हमारी संसद के द्वारा, भारत की संसद में एक नियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ था कि भाई हम जो इतना ज्यादा विनोमलन पेड़ काट रहे थे उसको नियंत्रण में लाने के लिए, किसको? हमारा जो विनोमलन करते हैं, हम पेड़ों को जो काटते हैं और जो जंगल को हटाने का कार्य जो था वो हमारा बहुत ज्यादा गति से हो रहा था, जंगल हटने का जो कार्य था वो बहुत ज्यादा गति से हो रहा था। तो उस पे जो है नियंत्रण पाने के लिए हमने जो है ये कानून निकाला था। इसके तहत जो था कि अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसे दंड मिलेगा। जो सुरक्षित क्षेत्र जो है वहां पर से आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। वनोन्मूलन को जो है नियंत्रित करने के लिए हमने ये अधिनियम लगाया था, और हमारे जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षण देने के लिए भी ये नियम जो है काम आता है। इस नियम के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। अब एक मजेदार तथ्य पढ़ते हैं बच्चों। अब आता है हमारे भारत पे हमें घमंड करने का समय आता है। हम जिस देश में रह रहे हैं वो कितना उन्नत देश है ये देखने का समय है कि बच्चों जो विश्व में जंगली बाघ है, बाघ की जो संख्या है वो आधी से अधिक किसमें है? हमारे प्यारे भारत, हमारे देश में है। क्या है? बाघों की जो 50%, 50% से ज्यादा बाघ जो है भाई कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में पाए जाते हैं, हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। फिर बच्चों 65% एशियाई हाथी भी जो है वो हमारे भारत में मिलते हैं। 85% एक सिंग वाले गेंडे जो है वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। और एशियाई शेर तो 100% जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? वो भारत में पाए जा रहे हैं। मेरा भारत महान। ये जो हमारे एशियाई शेर होते हैं बच्चों, ये बहुत बड़े शेर होते हैं, मतलब शेर तो बड़े ही होते हैं पर जो एशियाई शेर होते हैं वो और भी ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। ये जो है पूरे 100% जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? भारत में पाए जा रहे हैं। और इनकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। अब बच्चों एक और घमंड का समय आया है कि विश्व में 12 ऐसे देश हैं जहां जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। विविधता यानी जहां पे अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जहां सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं पाए जा रहे, उनकी जो संख्या है वो ज्यादा पाई जा रही है, यानी कि उनकी विविधता, अलग अलग प्रकार बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो वो विविधता जो है विश्व में 12 देशों में हमारा जो स्थान है वो कौन सा है? वो छठे स्थान पे है। भाई हम छठवें स्थान पर आ रहे हैं, किसमें? जैव विविधता में। और जैव विविधता क्षेत्र जो 34 ऐसे विश्व में जगह बनाई गई है, चयनित की है, जहां पर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में अनेक अनेक प्रकार के जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो है पाए जा रहे हैं। उनमें से 2 जो है बच्चों कहाँ पर है? हमारे भारत में स्थित है। कौन कौन से? पहला तो है हमारा पूर्वी हिमालय, है ना बच्चों, ये तो आप सबको पता है कहाँ है ना, ऊपर। फिर उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है हमारा पश्चिमी घाट।
वेस्टर्न घाट्स जिसे कहा जाता है, ये हमारे महाराष्ट्र की साइड में पाया जाता है। तो बच्चों क्या है कि हमारे विश्व में कौन सा स्थान है जैव विविधता पे? हमारा 6वां स्थान है। और जो 34 ऐसे जगह हैं, स्थान है विश्व में जो सबसे ज्यादा जहां पर जीवों की विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार पाए जाते हैं, उसमें से जो है 2 हमारे देश में है। वो कहाँ कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय पर है बच्चों, और पश्चिमी घाट में है। बच्चों अब जो है हमने हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त कर लिया है। हमने कहानियों में बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमें पता भी नहीं चला। आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि हम इसको, जैसे हमने पुराने सारे चैप्टरों में किया है, हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, ताकि इसकी जो एक मोटी मोटी कहानी जो है वो हम हमारे दिमाग में बना लें और उसे याद कर लें। और जो है बच्चों हमने जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है बहुत आसानी से समाप्त कर दिया है। हमने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा है। कहानियों में ही हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों जो हमने छोटी छोटी कहानियां इसमें सुनी है, हम एक बार और इसे दोहरा लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो है ये पूरी अच्छी तरीके से जो है बैठ जाए। तो चलिए इसे एक बार और दोहराते हैं। आइए दोहराते हैं। हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि पेड़ों की कटाई या फिर जंगल को हटाने की क्रिया को हम वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन कहते हैं। और आइए दोहराते हैं कि बच्चों हमने क्या देखा कि हमने पेड़ों की जो कटाई, जंगल को हटाने की क्रिया, अपने लाभ के लिए किए जाने वाली क्रिया को हमने क्या कहा था? विनोमलन कहा था। हमने इसके कारण देखे थे कि क्यों मनुष्य जो है विनोमलन पेड़ों को काटता है। तो उसमें हमने देखा था पहला कि कृषि के लिए जो जगह पाने के लिए वो पेड़ों की कटाई करता है। दूसरा हमने देखा था कि लकड़ी के माध्यम से ईंधन प्राप्त करने के लिए वो कटाई करता है पेड़ों की। फिर हमने तीसरा देखा था कि घर या फिर कारखाने बनाने के लिए उसने पेड़ों की कटाई की थी। फिर हमने एक और कारण देखा था कि हमें जो है घर के फर्नीचर के लिए भी जो था, हमारा जो मनुष्य है वो पेड़ की कटाई करता है। फिर हमने इसके जो है दुष्प्रभाव देखे थे। क्या क्या दुष्प्रभाव थे कि भैया अगर हम जो है पेड़ों को काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे वातावरण में जो है तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा? पानी, वर्षा कम होगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम बच्चों फिर जो है हमने इसके दुष्प्रभाव देखे थे कि किस प्रकार से अगर हम पेड़ काटते तो उसके दुष्प्रभाव हमें सामने देखने को मिलते हैं। क्या क्या हमने देखे थे कि पहला ये देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है? हमारे पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ जाता है। फिर हमने दूसरा देखा था कि हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता, अगर मिट्टी को पानी नहीं मिलता, नहीं, हम पहले ये बोलेंगे कि जो है हमारे, अगर हम वनों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो पेड़ जो है वो पानी लाते हैं, तो वर्षा में जो है वो कमी हो जाती है। वर्षा कम होती है तो मिट्टी को भी पानी कम मिलता है। मिट्टी को कम पानी मिलेगा तो इसमें जो है पोषण तत्वों की कमी आ जाएगी, उर्वरक जो है उसकी कमी हमारे मिट्टी को देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से जो है फसल भी हमारी की उपज जो है वो कम होगी। फिर हमने तीसरा एक और चीज देखी थी कि इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसका अपहरण हो जाता है। तो आइए बच्चों इसे एक बार दोहराते हैं। हमने क्या देखा था बच्चों कि अगर हम पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगल साफ करते हैं, अपने किसी लाभ के लिए ये काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? लाभ, है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन कहा जाता है। हमने इससे जो इसके कारण थे वो देखे थे कि मनुष्य जो है पेड़ों को क्यों काटता है। तो हमने देखा था कि पहला तो वो कृषि, अपने फसल उगाने के लिए जो है पेड़ों को काटता है, जमीन को एक जैसी करता है। फिर दूसरा हमने देखा था कि ईंधन के रूप में लकड़ी के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो पेड़ों की कटाई करता है। फिर हमने देखा था घर या फिर कारखाने बनाने के लिए उसने पेड़ों की कटाई की थी। फिर हमने चौथे में देखा था
कि घर बना लिया तो अब उसमें फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो फर्नीचर बनाने के लिए भी उसने जो है पेड़ों की कटाई की थी। फिर हमने कुछ प्राकृतिक तरीके देखे थे कि किस प्रकार से अगर जंगल में आग लग जाती है या फिर जो है सूखा पड़ जाता है, इस कारण भी जो है पेड़ों को क्षति पहुंचती है और वो भी वनोन्मूलन के कारण होते हैं। फिर कारण के बाद हमने इसके दुष्प्रभाव देखे थे। क्या क्या देखे थे? पहला हमने देखा था कि इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। उससे ये होता है कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो सूखा होने की कगार ज्यादा हो जाती है। फिर जहाँ पे बर्फ रहता है बच्चों, बर्फीली जगह जो होती है, वहां का तापमान बढ़ गया तो जो बर्फ है वो क्या करने लगेगी, वो पिघलने लगेगी, जिसके कारण जो है प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ जैसी समस्या भी आ सकती है। फिर हमने दूसरा देखा था कि जो पेड़ होते हैं हमारे, वही तो क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं। अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे बच्चों तो क्या होगा, वर्षा में जो है कमी आ जाएगी, वर्षा कम होगी। वर्षा कम होगी, हमारी मिट्टी जो है उसको पानी नहीं मिलेगा तो इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव भी हैं, उनकी संख्या में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो साथ में हमारा जो मिट्टी है उसमें पोषण तत्व जो होंगे उसमें कमी आ जाएगी, उसके उर्वरकता गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, जिससे हमारी जो फसल अगर हम उसमें बोएंगे तो उसकी उपज भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से हमने अनेकों जो है इसके दुष्प्रभाव देखे और साथ में हमने देखा कि अगर हम वनों को जो है खत्म करते हैं तो उनमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी अपना आवास जो है वो खो देते हैं, जिनसे उनकी संख्या में भी कमी आती है। वो भी बेचारे भूखे हो जाते हैं, भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके पेड़ पे उगने वाले जो फल फ्रूट्स होते हैं वही उनके खाने का सहारा होते हैं। तो उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, वो मृत हो जाते हैं, वो कहीं और अपनी प्राकृतिक जगह को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम जो है इन पे नियंत्रण नहीं पाएंगे, हम जो है पेड़ों को इसी प्रकार से काटते जाएंगे, इस पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो हमारी जो उर्वरक जमीन है जिसपे कुछ नहीं तो घास तो उगती ही रहती है, जंगली पेड़ पौधे तो उग ही जाते हैं, वो जमीन जो है वो किसमें तब्दील हो जाएगी, वो मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी, वो रेगिस्तान बन जाएगी, उसमें जो है सूखा पड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो रेगिस्तान बन जाएगी। हमारे जो पहले जहाँ पे पेड़ पौधे हरे से रहते थे वो अब पूरे सूखे हो जाएंगे, और जो पेड़ नहीं भी काटे थे उनकी पत्तियां जो हैं वो चली जाएंगी, वो जो है बिल्कुल मरे से हो जाएंगे, जितने भी पानी के जो साधन है वो खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसका मरुस्थलीकरण हो जाएगा। फिर बच्चों हमने देखा था कि जैव मंडल क्या होता है कि वो हमारे पृथ्वी की वो जगह जहां पर कौन रहता है, जहां पर जीव रहते हैं। जीव यानी कि कोई भी जीव हो सकता है, वो हमारा पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो हमारे जीव जंतु हो सकते हैं, वो हमारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो हमारा जो आसमान है उसके कुछ ऊंचाइयों तक ही जीवित रहने के जीव जो है वो जीवित रह सकते हैं, और मिट्टी में भी कुछ जगहों तक ही जो है वो सूक्ष्म जीव अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो लावा और ये सारी पथरीली जगह आ जाती है जहां पर जो है जीवन जीना मुश्किल रहता है। तो सिर्फ ये कुछ ही जगह पृथ्वी की रहती है जहां पर जो है जीवन संभव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। फिर बच्चों क्या हमने पढ़ा था कि हमने जो है हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों को जो है सुरक्षा प्रदान की है, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, कुछ वनों को जो है चयनित किया है और उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की है। उन्हें हमने किस तरह से सुरक्षित कर रखा है, वन प्राणी अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में। यहाँ पर जो है बहुत सारी हमने जैव विविधता को जो है उसको संभाल के सहेज के रख रखा है, अनेक प्रजातियों को सहेज के रख रखा है, और यहाँ पर जो है हमने यहाँ की अपनी संस्कृति धरोहर को संभाल के रखा है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक और चीज जो संभाल के रखी है वो क्या है, वो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं जो वहां पे अपना जीवन पारंगत तरीके से ही जी रहे हैं, उन्हें भी जो है हमने सुरक्षा प्रदान की है और उनको संरक्षण दिया है। फिर हमने देखा था जैव विविधता के बारे में कि यानी बच्चों अलग अनेक प्रकार की जो विविधता है वो हमारे यहाँ पे पाई जाती है। हम खूब सारे अनेक प्रकार के जो है जीव मौजूद हैं, खूब सारे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव हमारे वनों में मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार के जीव सजीव जो है हमारे किसमें मौजूद है,
वनों में मौजूद है, उन विविधता को हमने क्या बोला है, जैव विविधता कहा है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बच्चों आप विविधता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 20,000 तरीके की तो अलग अलग चींटियां ही हमारे यहाँ पर मौजूद है, 1,000 से ज्यादा जो है अलग अलग प्रकार के आम की प्रजातियां हमारे यहाँ मौजूद होती हैं, 28,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजाति जो है हमारी मौजूद है। तो देखा जाए तो 45,000 से ज्यादा जो है बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं के ही जो है अलग अलग प्रजातियां हैं, और सूक्ष्म जीव तो इनमें हमने जो है जोड़े ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो लाखों करोड़ों तरीके के अलग अलग है जिनकी अभी तक खोज भी नहीं है बहुतों की। तो इसे क्या कहा है, ये अलग प्रकार को क्या कहा गया है, जैव विविधता कहा गया है। फिर बच्चों हमने देखा था कि किसी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधों को हमने क्या कहा था, उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहा था, और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सारे जंतुओं को हमने क्या बोला था, वहां पे मौजूद जंतुओं को हमने प्राणी जात कहा था। इसका जो है हमने उदाहरण देखा था, कहाँ का, हमने इसका उदाहरण देखा था पंचमणि बच्चों। इसमें इसमें जो है हमने उदाहरण लिया था पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। वहां के जो है बच्चों हमने प्राणी जात और वनस्पति जात देखे थे। वनस्पति जात में हमने देखा था कि वहां पर क्या मिलता है, वहां पे साल मिलता है, और जो है हमें जंगली आम मिलेंगे। बच्चों इसका उदाहरण जो है हमने लिया था पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। इसमें जो है हमने वहां के जो वनस्पति जात और प्राणी जात को देखा था। वनस्पति जात में हमने देखा था साल को और सागौन को, है ना, और भी बहुत सारी थी, पर हमने जो है इन्हें याद किया था कि पंचमणि में जो है साल और सागौन के जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और प्राणी जात में जो है हमने देखा था किनको, हमने देखा था चिंकारा को और नीलगाय को, है ना बच्चों। फिर जो है हमने विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज देखी थी, यानी कि वो प्रजातियां जीव जंतु की जो एक ही क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, या फिर एक राज्य में पाई जाती है, या सिर्फ एक देश में पाई जाती है, उन्हें विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है। इसमें भी हमने पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज देखी थी। जैसे कि हमने इसमें क्या देखा था, इसमें हमने साल देखा था, फिर हमने इसमें जो है बीसन देखा था, उड़ने वाली जो है गिलहरी देखी थी। ये सब जो थी वो हमने क्या देखी थी, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज देखी थी, कहाँ की, पंचमणि जैव मंडल की। इसके बाद जो है बच्चों हमने पढ़ा था संकटापन्न स्पीशीज के बारे में। बच्चों वो जीव जंतु जिनकी जो संख्या है वो पहले से जिनकी जो संख्या है बच्चों वो पहले से बहुत ज्यादा अब कम हो चुकी है, किन कारणों की वजह से, या तो उनका बच्चों बहुत ज्यादा जो है शिकार हुआ है, या फिर उनकी जो है प्राकृतिक आवास जहां पर वो रहते हैं उनके साथ हमने कुछ गलत किया है। हमने उन वनों को खत्म कर दिया है, या फिर जो है वहां के वृक्षों को खत्म करके वहां सूखा कर दिया है, जिसकी वजह से वो जीव जंतु जो है भूख के मारे मर गए हैं। तो इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, इतनी कम हो गई है कि अगर हमने इन पे नियंत्रण नहीं किया, इन पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो एक समय के बाद जिस प्रकार से डायनासोर खत्म हो चुके हैं उस प्रकार से ये लुप्त हो जाएंगी। इनके भी हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे हमने देखा था सुनहरी बिल्ली या फिर गुलाबी सिर वाली बदक का हमने उदाहरण दिया था कि ये कैसी हैं, ये संकटापन्न है, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और हमें इनकी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पर बच्चों फिर हमने देखा था कि खुशनसीबी ये थी कि ये जितने भी जीव जो थे इनको हमने हमारे अभयारण्यों में और जो है हमारे उद्यानों में हमने संरक्षण दे रखा है, इन पे जो है हम ध्यान दे रहे हैं ताकि इनकी संख्या जो है हम बढ़ा सके। फिर हमने बुक के बारे में पढ़ा था बच्चों, कौन सी बुक पढ़ी थी हमने पढ़ी थी रेड डाटा बुक।
रेड डाटा पुस्तक पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि ये लाल कलर की क्यों होती है, क्योंकि ये लाल कलर क्या दर्शाता है, खतरा दर्शाता है। इस बुक में बच्चों वो सारी जंतुओं के या पौधों के नाम लिखे रहते हैं, ये सबके लिए अलग अलग होती है। पौधों के लिए रेड डाटा पुस्तक अलग होगी, जंतुओं के लिए ये अलग होंगी, और उनमें जो संकटापन्न स्पीशीज, उनकी जो प्रजातियां मौजूद हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। फिर बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने आहार श्रृंखला देखी थी, जिसमें क्या हर जंतु जो अपना भोजन किस पर निर्भर करता है, किससे लेता है, वो दिखाया था। और हमने इसमें देखा था कि ये एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं। फिर हमने जो है प्रवास देखा था कि किस प्रकार से जो है पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कब जब उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ की परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो वो कुछ समय के लिए कहीं और जाते हैं। इसका उदाहरण हमने क्या लिया था, भरतपुर पक्षी विहार का उदाहरण हमने लिया था। वहां पर जो है कहाँ से आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स नामक पक्षियां जो है पूर्वी एशिया से जो है वो आते हैं यहाँ पे, 3-4 महीने तक यहाँ रहते हैं, अपने अंडे देते हैं, क्योंकि वहां जहाँ ये रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, वहां अंडे जो है वो खराब हो सकते हैं, वो जो है उनमें जीवन जो है वहां नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें जो है वो यहाँ आके अंडे देती हैं और फिर कुछ समय बाद वो वापस अपनी जगह पे लौट जाती हैं। फिर हमने देखा बच्चों कि हम कितने ज्यादा जो है पेपर का दुरुपयोग करते हैं। हमें जो है अगर 1 टन पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें 17 से ज्यादा पेड़, बड़े बड़े पेड़ों को जो है कटाई करनी होती है। और फिर हमने जब गौर फरमाया कि भाई हमारा जो पूरा दिनचर्या है उसमें तो हम एक ही जना बहुत सारा पेपर इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो कोई अखबार के रूप में हो, या किसी साफ सफाई के रूप में हो, तो हम जो है इसका क्या कर सकते हैं, हम इसे पुनः चक्रण कर सकते हैं। ये एक खास बात किसमें होती है बच्चों, पेपर में होती है कि इनका कम से कम 5 से 7 बार इसका चक्रण हो सकता है, अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका पुनः उपयोग करने के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें जो है पेपर कम से कम उपयोग करना चाहिए, और जितना भी उपयोग कर रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए। इसके हमने देखा था कि इसके दो पुनः उपयोग करने के जो है वो दो लाभ होंगे। पहला क्या कि पेपर बचेगा तो उससे हमारे पेड़ जो है हम बहुत सारे कटने से बचा सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि बहुत सारे जो रसायन का इस्तेमाल होता है पेपर बचाने में, उसका भी हम कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने देखा था बच्चों कि हमने जो ये गलती करी है, वनोन्मूलन करके पेड़ों को काट के अपने लाभ के लिए कहीं रोड बना के, तो कहीं घर बना के, कहीं कारखाने बना के, तो हम जो है उस गलती को वापस सुधार सकते हैं। किस प्रकार से सुधार सकते हैं, पुनः उन्हें रोपण करके, वापस से वृक्षारोपण करके, पेड़ों को उगा करके। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए जो है अपने स्तर पे भी काम करना होगा, सामाजिक स्तर पे भी काम करना होगा। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रचार करना होगा कि किस प्रकार से जो है अगर हम पेड़ों को वापस से नहीं लगाएंगे, अगर हमने पेड़ों की कटाई का नियंत्रण नहीं किया, तो आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए जो है हमें क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। और फिर हमने देखा था कि आजकल ये चीजें हो भी रही हैं, अगर कहीं पे रोड बन रहे हैं तो सरकारें इसके साथ में जितने वृक्ष काट रही हैं उतने वापस लगा भी रही हैं। और ऐसे ही हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम हमारे जीवन में एक पेड़ तो हम लगाए ही लगाए, और उसका ध्यान भी रखें।